गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को पढ़ना है हेनरीज लॉ। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, करेक्ट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मीन्स ये आपका एक लिक्विड का कंटेनर है, ये लिक्विड है, दैट इज सॉल्वेंट। अब इसमें हमको डिजॉल्व क्या करना है, बाहर से ले आके गैस अपना सॉल्यूट है यहाँ पे। तो लिक्विड में गैस को डिजॉल्व करना है। और कल हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारा टर्म कि कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्लियर। तो उसी में से एक फैक्टर है प्रेशर, जिसमें बेस्ड है हेनरीज लॉ, क्लियर। तो आज हम लोग को पढ़ना है हेनरीज लॉ, क्लियर। हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन है, ये एकदम मेंशन करना है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस, मतलब इस गैस का कितना अमाउंट डिजॉल्व होगा। और आपको पता है अमाउंट को केमिस्ट्री के टर्म में नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो किसका नंबर ऑफ मोल्स? गैस का। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो गैस का मोल्स with respect to number of moles of solvent, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। मींस अमाउंट ऑफ गैस को हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x से मोल फ्रैक्शन, और गैस का है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड xg। अभी जस्ट हम लोग को पता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI बेस यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल्स, और अमाउंट ऑफ गैस, गैस भी एक सब्सटेंस है, तो गैस के अमाउंट को हम लोग किसी से नंबर ऑफ मोल्स से, लेकिन किसके कंपैरिजन में? मींस लिक्विड में कितना डिसॉल्व हो रहा है, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन, क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, क्योंकि इन दोनों का मिलके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। तो और इसी को इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल मींस बनेगा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मींस गैस का खुद का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। अब क्या होगा कि अब यहां पे फिर से हेनरीज लॉ पे आते हैं। बोलता क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, कोई इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ गैस मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, amount of gas dissolved in liquid means gas का amount liquid में dissolve होगा is directly proportional to the pressure of gas means इस गैस के ऊपर से कितना जोर से प्रेशर लगाएंगे, जितना जोर से प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा इस लिक्विड में सॉल्युबल होगा कौन? गैस, क्लियर। मींस गैस को ऊपर से जितना जोर से हम धक्का देंगे, यहाँ पे गैस कोई पड़ा हुआ है, यहाँ पे है, इसको जितना जोर से हम धक्का देंगे, जितना जोर से धक्का देंगे उतना ज्यादा जो है सो, मतलब अगर मान लो कि उस पर 5 पास्कल का हम लोग लगाते हैं क्या प्रेशर, और दूसरी बार जो है सो 100 पास्कल लगाते हैं, तो कब ये गैस सब जो है सो ज्यादा डिसॉल्व होने जाएगा इस लिक्विड में? जब 100 पास्कल लगाएंगे, क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा होगा, कल भी हम लोग इस पर डिस्कस किए थे, प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उतना ज्यादा होगा। मींस कह सकते हैं हम लोग
प्रेशर ऑफ गैस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गैस का सॉल्युबिलिटी होगा। सॉल्युबिलिटी मींस अमाउंट ऑफ गैस, तो प्रेशर ऑफ गैस मींस Pg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xg। क्लियर? अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज Pg इक्वल टू KH into Xg मींस प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। Pg means pressure of gas that is applied externally. KH means Henry's law constant. KH क्या है? Henry's law constant. ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? मींस इसका डिफरेंट गैसेज एट डिफरेंट कंडीशंस इसका वैल्यू चेंज करेगा। और Xg आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को यहाँ पे हम लोग किए हैं डेराइव। Xg equals to Ng upon NL plus Ng। Xg means mole fraction of gas, Ng means इस गैस का कितना मोल है, नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में इस गैस को डिसॉल्व होना है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, या बोल सकते हैं इस दोनों को मिला के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई डाउट? मींस फिर से एक बार कि कंडीशन मेंशन करना है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर के फिर आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी पिछले क्लास में पढ़े हैं, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो फिर सॉल्युबिलिटी घटने लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर के बढ़ने से बढ़ता है, तो दैट्स व्हाई टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट ड्यूरिंग हेनरीज लॉ। क्लियर? तो टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रखते हैं तो अमाउंट ऑफ गैस जो सॉल्युबल होगा वो उतना ज्यादा होगा जितना प्रेशर आप ज्यादा अप्लाई करिएगा, किस पे? गैस पे। कोई डाउट? नो डाउट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लियर है? तो अब ये जो KH है ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं। अब जब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है तो इस KH को डिफाइन करना होगा। देन हाउ कैन वी डिफाइन दिस KH दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट? तो देखते हैं यहाँ पे। तो जब भी डेफिनेशन देना हो, डेफिनेशन ऑफ KH हेनरीज कांस्टेंट, क्लियर? तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग एक तो जानते हैं, वी नो दैट, कहां से जानते हैं? फ्रॉम हेनरीज लॉ, Pg इक्वल्स टू KH इनटू Xg। क्लियर? तो Pg इक्वल टू KH इनटू Xg होता है। तो अगर हम लोग बात करें ट्रू सॉल्यूशन का, फॉर ट्रू सॉल्यूशन, हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बताए हैं पिछले क्लास में कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जो अपना फर्स्ट लेक्चर था। तो ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, दैट इज सिर्फ सॉल्वेंट होगा, मींस सॉल्यूट होता नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज 1, क्योंकि एक ही सिर्फ सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा और वो होगा सिर्फ गैस। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 हो जाए तो इस इक्वेशन में अगर Xg का वैल्यू, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, तो इस इक्वेशन 1 में Xg का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर Xg का वैल्यू 1 पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा? Pg इक्वल टू KH इनटू 1। तो 1 तो नहीं लिख रहा है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर KH ही रह जाएगा। देन KH को क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बिकम्स यूनिटी, क्योंकि आपको पता है 1 को यूनिट कहते हैं और यूनिट मींस यूनिटी। तो अगर मोल फ्रैक्शन गैस का यूनिटी हो जाए तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। वंस अगेन, Henry's law constant is defined in terms of pressure of gas
if mole fraction of gas becomes unity। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अगर यूनिटी हो जाता है तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर है? प्रेशर ऑफ गैस के टर्म में डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ओनली फॉर ट्रू सॉल्यूशन। कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? आप लोग जानते हैं कि हेनरीज लॉ होता है Pg इक्वल्स टू KH इंटू XG। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मींस ग्राफ में आपको पता है दो एक्सिस होता है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। अगर x एक्सिस पर xg को लिया जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को, और y एक्सिस पे pg को लिया जाए, तो इस इक्वेशन को इस ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? देन नोट में करके दो पॉइंट आपको याद रखना है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। y क्या है? y कोऑर्डिनेट, m क्या है? स्लोप, x क्या है? x कोऑर्डिनेट, c क्या है? इंटरसेप्ट। क्लियर है? इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट बताता है कि ग्राफ जो अपना है ये ओरिजिन से y एक्सिस पे कितना ऊपर है या कितना नीचे। क्लियर? मींस y कोऑर्डिनेट। और दूसरा एक फर्स्ट ये, और दूसरा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखना है। याद रखना आप लोग को, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। ये दो इक्वेशन याद रखिएगा, आपका केमिस्ट्री का सारा जो है सो ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन जो है सो अप्लाई होता है। आपको पता है x एक्सिस पर xg है, मींस जो x एक्सिस पर है वो हो गया x कोऑर्डिनेट, जो y एक्सिस पे है वो हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो आपका x का वैल्यू हो गया xg और y का वैल्यू हो गया pg। क्लियर? तो अब आप ढूंढोगे आपका x y कहाँ है, तो ये रहा pg, तो pg क्या है? y है, ये हो गया y। आपका x क्या है? xg, तो xg क्या हो गया? ये हो गया x। क्लियर? और ये x, अब देखो ये तो दोनों इनटू में है नहीं, x और y इनटू में है नहीं, मींस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर x को इनटू में ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, तो ये pg अपॉन xg इक्वल टू kh कांस्टेंट होगा, मींस y अपॉन x इक्वल टू कांस्टेंट। तो y अपॉन x नहीं होता, x इनटू y होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आप देखो कि y जो है सो इक्वेशन इक्वल्स टू पे एक साइड है, तो अपना यहाँ भी y जो है सो इक्वल टू पे एक साइड है। x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो स्लोप है, तो x ये है और x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो स्लोप है, तो m इंटू x। अब प्लस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम प्लस 0 लिख सकते हैं, मींस प्लस c। क्लियर है? तो आप देखो c इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो गया? इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो गया? 0। मींस 0 कहने का मतलब ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। अगर 0 वैल्यू होगा तो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। अगर वैल्यू 0 होगा तो ग्राफ कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। अगर c का वैल्यू पॉजिटिव होता, मान लो कि 5 होता है, यहाँ पे कितना होता? 5 होता। अगर यहाँ पे 5 होता तो ग्राफ इस y एक्सिस पर, आपको पता y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट ऊपर होता है, तो y एक्सिस पर 5 यूनिट ऊपर आता है और वहां से ग्राफ स्टार्ट होता है।
पास करता है। क्लियर? अगर c का वैल्यू निगेटिव होता जैसे -5 होता तो ग्राफ जो है सो y एक्सिस पर 5 यूनिट नीचे जाता, वहां से पास करता। लेकिन यहाँ पे हम लोग का y का x c का वैल्यू क्या है 0 है, मींस ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इतना बात पता चल गया। क्लियर? अब बात करता है फिर स्लोप का। स्लोप का वैल्यू कितना है आपका kh। तो स्लोप जो है ये आपका हो गया स्लोप, जिसको रिप्रेजेंट करता है m से। इसका वैल्यू कितना है kh। अब बताओ kh का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ऑब्वियस आपको दिख रहा है कि kh के आगे कुछ नहीं है, और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है पॉजिटिव। तो kh का वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होगा कि ग्राफ का एलिवेशन अप होगा। क्लियर? और ग्राफ, और आपको एक और बात पता है, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है मैथ्स में आप लोग पढ़े हुए tan थीटा होता है। क्लियर? और tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तो आपको पता है tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ग्राफ देखो। क्लियर है? लेकिन ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं जाता है क्योंकि जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो स्लोप का एलिवेशन इसका डाउन हो जाता है। तो केमिस्ट्री में एलिवेशन डाउन नहीं किया जाता है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं जाएगा। ये आपका ग्राफ हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसका ग्राफ हुआ ये? Pg इक्वल टू kh इंटू xg, दैट इज हेनरीज लॉ। क्लियर? अब इसका स्लोप कितना है m का वैल्यू kh, यहाँ पे kh लिख देंगे। फिर ये एंगल पता करना है, व्हाट इज एंगल? थीटा। तो आपको पता है tan थीटा इक्वल टू kh है। क्लियर? तो अब यहां से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स kh। क्लियर है? tan इनवर्स के एंगल का वैल्यू दिस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स kh, ये एंगल हो गया। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्लियर? अब इनको इस दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डेफिनेटली याद रखना है, क्योंकि इससे ही सारा का सारा आपका क्वेश्चन बनेगा। एक और ग्राफ हम लोग देखते हैं इसी पे बेस। मान लो कि कोऑर्डिनेट अगर चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेट आपका चेंज कर दिया, क्लियर? यहाँ पे अगर कुछ लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल xg और यहाँ पे लिख दिया pg। अब कैसे ग्राफ बनाएंगे हम लोग? तो अब देखो y एक्सिस पे जो है इसको y मानो, x एक्सिस पर जो है इसको x मानो। क्लियर? उसके बाद आपका हेनरीज लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, Pg इक्वल टू kh इंटू xg। तो Pg इक्वल टू kh इंटू xg जब आप लिखोगे तो y एक्सिस पर है xg, तो ये रहा y, x एक्सिस पे है Pg, तो ये रहा x। क्लियर? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x इंटू y इक्वल टू कांस्टेंट। तो x और y दोनों इनटू में है नहीं, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये ले नहीं सकते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा नहीं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। तो y जो है सो एक साइड होना चाहिए, y के साथ मल्टीपल में कुछ भी होना नहीं चाहिए उसका कोफिशिएंट। क्लियर? तो y का कोफिशिएंट तो kh है, तो kh को हम इस साइड ले आते हैं। क्लियर? तो kh को अगर आप इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा 1/kh मींस xg इक्वल टू 1/kh, इधर आएगा तो 1/kh इंटू pg। तो ये देखो आपका pg क्या है? x है, तो ये रहा x। xg क्या है? y है, तो ये रहा y, y एक साइड आ गया, तो y इक्वल टू x, और x के साथ जो मल्टीपल में होता है वो स्लोप होता है m इंटू x प्लस c का मतलब 0। इंटरसेप्ट 0 मींस ग्राफ इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। क्लियर?
और स्लोप का वैल्यू कितना 1/kh, तो kh हो या 1/kh हो, वैल्यू तो पॉजिटिव है, मींस वैल्यू पॉजिटिव मींस एलिवेशन अप करने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव। तो ये रहा आपका ग्राफ m इक्वल टू 1/kh। अब बस ये स्लोप का वैल्यू 1/kh होने से क्या हुआ कि tan थीटा इक्वल टू 1/kh हो गया। अब tan थीटा इक्वल टू 1/kh मींस थीटा लीजिएगा जब आप, तो tan इनवर्स 1/kh, तो ये एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/kh, क्लियर, tan इनवर्स 1/kh। अब ये tan इनवर्स 1/kh tan इनवर्स kh से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये रहा आपका हेनरीज लॉ और हेनरीज लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तो कल के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन करेंगे कि अपने लाइफ में हेनरीज लॉ का क्या है एप्लीकेशन, और न्यूमेरिकल्स में कैसे एप्लीकेशन करेंगे, क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।